मेरा नाम सुनैना है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ मुझे सब बहुत प्यार किया करते थे। शायद मेरा पैदा होने से मेरे परिवार की तकदीर ही बदल गई। मैं 3 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। कहते हैं 3 भाइयों पर जो एक बहन होती है वह काफ़ी तेज नसीब वाली होती है। इसलिए मेरे घर वाले भी यही सोचते थे कि मेरे आने के बाद मेरे और मेरे परिवार की तकदीर बदल गई है। आप सब लोगों के साथ अपनी यह कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं काफ़ी देर से अपने कमरे में चक्कर काट रही थी, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। दर्द काफ़ी दिन से लगातार हो रहा था। पहले बर्दाश्त के काबिल नहीं था, मगर अब मेरे दर्द बर्दाश्त से काबिल नहीं रहा। और जब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मेरे पति उमेश अमेरिका में जॉब के सिलसिले में रहते थे और यहाँ सब काम मुझे ही देखने पड़ते, घर के बाहर के भी और घर के अंदर के भी। यहाँ भी मुझे अकेले ही आना पड़ा था और इसी बात से मुझे और तकलीफ हो रही थी। भला कोई तो हो जो मेरे साथ हो, मेरा दर्द बांट सके। मगर मेरा तो सारा ससुराल भी दूसरे शहर में था और मायका भी दूसरे शहर में। मेरे पति ने बहुत ही शौक से घर बनवाया था कि यहाँ के सुकून वाले माहौल में रहूँगा, मगर खुद तो अमेरिका चले गए और मुझे अकेले यहाँ छोड़ गए। थोड़ी ही देर में नर्स ने आवाज़ लगाई, मिसिज नेहा। यह सुनते ही मैं डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाने लगी, जहां डॉक्टर प्रभाकर का कैबिन था। वह अल्ट्रासाउंड किया करते थे और डॉक्टर उमा के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही किया करते। डॉक्टर उमा को सिर्फ डॉक्टर प्रभाकर की रिपोर्ट्स पर ही भरोसा था। मैं बड़ी मुश्किलों से चलते हुए अंदर गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में बिजी थे। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम करने लग गई। मैंने पर्दा खिसकाया और फिर से बराबर कर दिया और खुद बेड पर लेट गई, जहां लेडीज के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाली। 5 मिनट बाद डॉक्टर ने आवाज़ लगाई, मैं आ जाऊं मिसिज नेहा? उन्होंने पीछे से सवाल किया। मैंने कहा, आ जाइए डॉक्टर साहब। मैं आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन की कुछ सेटिंग्स करने के बाद मेरी तरफ ध्यान देते हुए मेरा अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ मुझे कुछ सवाल भी करते गए। लेकिन मैंने देखा अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई। अब वह मेरे सवालों के जवाब में सिर्फ हाँ हूँ कहते जा रहे थे। उनका चेहरा देखकर मुझे कुछ गड़बड़ी के आसार लग रहे थे। मैं तो काफ़ी घबरा गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? तो वह काफ़ी देर तक चुप ही रहे और उसके कुछ देर बाद कहने लगे, आप एक काम करिए, कल मेरे क्लिनिक पर आ जाइए, बस यहाँ से थोड़ी करीब ही है। यहाँ पर तो मैं डॉक्टर उमा के कहने पर आया करता हूँ। आपसे सारी बात मैं आराम से वहीं करूँगा। फिलहाल आप घर चले जाइए। डॉक्टर रिपोर्ट बनाने में लग गए और उन्होंने मुझे एक बार गौर से देखा और फिर अपना रुख मोड़ लिया। मैंने कहा, मगर डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? मैंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा तो वह कहने लगे, नहीं, मैं डॉक्टर को बता देता हूँ, वह आपको आज के लिए मेडिसिन दे देंगे, अभी आप जाइए। और मैं शर्मिंदा होकर बाहर निकली। भला यह क्या बात है, कुछ बता भी नहीं रहे, ऊपर से अपने क्लिनिक आने को कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर उमा के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उनको अस्पताल जाना पड़ा और यह केस पूरा करवा कर ही वापस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था। लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज़ मुझे कोई दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर से फ़ोन पर बात करके फ़िलहाल के लिए तो मुझे थोड़ी सी दवाई दे दी और मैंने वहीं बैठकर पानी की बोतल ली और उन गोलियों को निगल लिया। दर्द में कुछ तो फ़र्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। यह भी क्या ज़िंदगी थी मेरी, अकेली। अकेले जियो, अकेले मरो, हर दुख हर परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। पति तो बाहर बैठा है, बस नोट बनाने में लगा हुआ है और मैं यहाँ सब झेल रही हूँ। मैं काफ़ी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद उमेश की कॉल आई तो मैंने अपना सारा यहाँ सब गुस्सा निकाल दिया। वह काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और मैंने गुस्से में आकर उनका फ़ोन काट दिया और रोते रोते मैंने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ही मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद दवाई ने भी असर कर दिया था, जो दर्द भी कम होते होते ख़त्म हो गया। अब मुझे कल फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर प्रभाकर के क्लिनिक। इन्हीं सोचों में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड काफ़ी फ्रेश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की दवाई भी दी है डॉक्टर ने, तभी तो मैं सुकून से सो पाई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हल्का हल्का महसूस हो रहा था।
मैंने नौकरानी से नाश्ते का पूछा तो वह जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बनाकर ले आई। मुझे भूख भी लगी हुई थी और इसी तरह रोज़मर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाने को तैयार हो गई। कुछ देर में वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया और बैठने का कहकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद किया और वह जल्दी से भागते हुए मेरे पास आई और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, मेरे तो होश ही उड़ गई। मेरा नाम नेहा है और मैं एक खुशहाल परिवार से अपनी आँख खोली थी और जैसे मैं सोने का चमचा मुँह में लेकर पैदा हुई थी। पापा को लगता था कि मैं उनके नसीब खोलने आई हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुई पापा को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। वह सोच भी नहीं सकते थे और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वह कहां से कहां पहुंच गए। उनका छोटा सा कारोबार अब बहुत फैल चुका था। मेरे पापा मुझे प्यार से नैना का कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर मेरी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे महसूस हुआ कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा था जो मुझे कभी मालूम नहीं होता, मगर कुछ तो था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैं पापा और मम्मी को कई बार अकेले में किसी बात पर बहस करते हुए देखा करती थी, मगर वह दोनों मुझे देखकर खामोश हो जाया करते। मैं चाह कर भी उनसे राज मालूम नहीं कर पाई। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजारने आई थी तो मैंने नोट किया कि पापा के घर आते ही मम्मी ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देती और उनके साथ कहीं चली जाती हैं। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर एक दिन जब मैंने पूछा तो मम्मी हड़बड़ा गई और कहा, नैना बेटा, मैं जहाँ जाती हूँ उसके बारे में आपको नहीं बता सकती। उनकी बात पर मैं अजीब नज़र से उनको देखने लगी। मम्मी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? मैं एचबीआई ने कहा तो उन्होंने बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नैना तुम परेशान मत हो, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने जाया करती हूँ। घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। उनको रुख मोड़ कर बड़ी मुश्किल से कहा। मैंने कहा, मम्मी यह बात क्या हुई भला? अपने घर में कौन बोर होता है? और अब तो मैं भी घर पर होती हूँ। मुझे बहुत हैरत होने लगी थी। भला ऐसी भी क्या बात थी वह अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने की बजाय दोस्तों के पास चली जाती हैं। मेरी बात पर बस सर झटक कर वहाँ से चली गई और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उनके हालातों के बारे में सुनकर, जबकि पापा तो जब भी घर में होते बस मेरे ही आगे पीछे घूमते कर उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करें। वैसे तो मम्मी भी मुझे बहुत प्यार किया करती थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अजीब सा था। मैं जब सोचना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मम्मी मुझे पापा से करते देखकर कुछ उदासी हो जाया करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा था कि कहीं वह मेरी सौतेली माँ तो नहीं है, मगर यह कैसे मुमकिन था? मैंने अपने जन्म के समय की तस्वीर देखी थी। उनमें मम्मी ही थी जो हॉस्पिटल में मुझे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैं जब छोटी सी बहुत डर जाया करती थी वह ड्रिप देखकर और पूछा करती थी, मम्मी आपके हाथ पर क्या हुआ है? तब वह कहती कि आप पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे यह ड्रिप लगाई थी ताकि मैं तुझे ताकत से पाल सकूं और तेरा ख्याल रख सकूं। मेरा यह सब दूर हो जाया करता, मगर जब घर में कुछ भी हो रहा था वह कुछ अलग ही था। एक बार मैंने मम्मी का पीछा करने का सोचा और दूसरे दिन उनके जाने से पहले ही तैयार बैठी थी और मैंने कब से या पहले से ही मंगवाई हुई थी, जिससे मैं घर से कुछ दूर रुकने को कहा था। और जब मम्मी चली जाती तब मैं उनका पीछा करती। उनके बदले का कैब वाले ने डबल किराया लिया था। मम्मी के घर से निकलते ही मैं बाहर आ गई और ड्राइवर को मम्मी की कार का पीछा करने को कहा। यूँ हम काफ़ी देर तक उनका पीछा करते रहे। पहले तो वह एक रेस्टोरेंट में चली गई और वहाँ से डोन बॉक्स अपने कर की डिग्गी में रखना शहद खाने का सामान था। फिर एक शॉप में गई जहाँ से उन्होंने बच्चों के लिए गुब्बारे और गिफ्ट वगैरह खरीदे और वह डिग्गी में रखवा दिए। उसके बाद उनके कार एक अनाथालय के पास रुकी। मम्मी कार से उतरकर एक अनाथालय के अंदर चली गई और वहां काफ़ी देर तक अंदर ही रही। मैं देख रही थी ड्राइवर ने एक आदमी के साथ मिलकर वह खाने पीने का सामान निकलवाया और अंदर ले गई, मगर कुछ फूल और गुब्बारे वगैरह मम्मी अपने हाथ में लेकर अंदर गई। बाकी का सारा सामान ड्राइवर ने निकलवाया था और लगभग 2 घंटे बाद मम्मी बाहर निकली थी। जाते वक्त वह जितना खुश लग रही थी, वापसी में उनका चेहरा उतना ही उतरा हुआ था। वह गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई और मुझे लगा कि वह घर की तरफ जाएगी। तभी मैं जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने को कहा को मेरी जल्दी मचाने पर उस ड्राइवर ने मुझे काफ़ी जल्दी घर पहुंचा दिया और उसको किराया दिया
और जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई और मैं नौकरों को कुछ नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और ना ही किसी को मुझे आते जाते देखा था। बस आते हुए देखा तो चौकीदार ने, और किसी ने भी मुझे कोई सवाल नहीं किया। और मम्मी की भी आदत नहीं थी कि नौकरों से पूछताछ करती, लेकिन मेरे हिसाब से मम्मी को तो अब तक घर आ जाना चाहिए था, लेकिन मम्मी अभी तक घर नहीं आई थी। मैं उनका इंतजार कर रही थी। 2 घंटे हो चुके थे। मैंने मम्मी की तरफ गौर से देखा, वह काफ़ी थकी सी लग रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको गले से लगाया तो वह मेरी अचानक हरकत पर हंसने लगी, कहने लगी, क्या कर रही हो? मैंने कहा, अपनी प्यारी सी मम्मी से प्यार कर रही हूँ। मैंने लाड से कहा तो उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी कि मैंने अपनी मम्मी पर गलत समझा। वह तो एक अच्छे काम के लिए वहाँ जाया करती थी और शायद इसलिए वह मुझसे नहीं बताती थी कि कहीं उनकी नेकी बर्बादी न हो जाए। वह अनाथालय के बच्चों को खाने पीने का सामान और उनके लिए खेल खिलौने ले जाया करती थी। उन्हें वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं तो अपनी मम्मी की गलत ही समझ बैठी थी। उस दिन के बाद मैंने उन पर शक करना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग कर देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे पापा के कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी। यह बातों की नहीं, हमेशा की तरह बहस की आवाज़ थी। मैं चौंक गई और मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि यह बातें सुनना ठीक नहीं है, मगर यह मेरे माँ बाप का मसला था और मुझे हर हाल में यह जानना था, क्योंकि वह हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात है जो उनको सुकून से रहने ही नहीं देती? अब उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वह दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने मम्मी को पापा से उलझते हुए देखा और पापा बराबर ही उनके सवालों पर गर्दन हिलाए जा रहे थे। यह मुमकिन है कि संगीता, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, अब तुम भी यह बहस बंद कर दो। वह अचानक गुस्से में आ गए। मम्मी रोने लगी और कहने लगी, आखिर क्यों करते हो आप ऐसा? यह सब क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर? वह भी चिल्लाने लगी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अंदर चली गई। बिना सोचे समझे मुझे देखकर उन दोनों का रंग उड़ गया। मम्मी ने जल्दी से मुँह मोड़कर अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जबकि पापा मेरी तरफ आने लगे। कहने लगी, नैना बेटा, आप यहाँ इस वक्त? पापा काफ़ी भूख लग गई थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बैठा दिया। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है पापा? आप लोग इस तरह लड़ते रहते हैं। आज मैं सब जान लेना चाहती थी। पापा ने कहा, कुछ नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनको यही समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वह मेरी बात नहीं मान रही। अब देखो ना, इस बात पर गुस्सा तो आएगा ही ना। वह मुझे कहने लगे, पापा क्यों झूठ बोल रहे हो? आज मैं आपके हाथ में अपना हाथ रख कर कहा तो वह नज़रें चुराने लगे। यह आज की बात नहीं है। ऐसा हो रहा है तो मैं रोज़ ही आप लोगों को लड़ते झगड़ते देखती हूँ। मैं महसूस किया मम्मी पापा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। कोई तो बात थी, उनको खाई जा रही थी। प्लीज़ आप मुझे सब कुछ बता दीजिए। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी निकल रहे हैं। मेरा दिल और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते हुए पापा को भी रुला दिया। कुछ देर बाद मम्मी भी वह शर्म से निकल आई और मुझे अब तक वहाँ बैठ कर देख कर चौंक गई। मैं कहने लगी, नैना, अब तक यही होता चला रहा। अपने कमरे में जाओ, पापा को परेशान मत करो। मेरी तरफ लगाते और मेरा हाथ थाम कर उठाने की कोशिश करने लगे, मगर पापा ने मुझे थाम लिया था। संगीता, अब हमारी बेटी समझदार हो गई है, अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है, पापा ने भावुक होकर मम्मी से कहा तो मम्मी फिर से रोने लगी। मैं बस हाका बक्का होकर उन दोनों की तरफ देखती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या रास्ता है कि दोनों रो रहे हैं? बता दीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर पापा जी ने बताया, वह मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मैं ख्वाबों ही मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। पापा ने बताया, मम्मी और पापा के सामने आपस में ही रिश्तेदारी थी। उन्होंने मम्मी के अपनी शादी की थी। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत खुश रहते थे। फिर शादी के 7 साल बाद बेटा पैदा हुआ, जो कि बहुत खूबसूरत और प्यारा था। वह मुझसे 7 साल बड़ा था। जब वह पैदा हुआ तो मम्मी पापा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया और पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और जब उसे डॉक्टर के पास दुनिया लेकर गए तो वह काफ़ी देर पहले ही मर चुका था। डॉक्टर ने बताया कि बुखार उसके दिमाग पर चढ़ गया था।
इसलिए वह बच नहीं सका। फिर कुछ महीने ही गुजरे थे, मेरी माँ दूसरी बार गर्भवती हुई। दोबारा से मेरा एक और भाई पैदा हुआ, जो कि पैदाइश के वक्त ही कमज़ोर था और इतना कमज़ोर कि उनकी भी हमेशा तबीयत खराब रहती थी। वह बेचारा भी नहीं बच सका। कुछ दिनों बाद भी वह इस दुनिया से चला गया। फिर तीसरी बार भी मेरी माँ गर्भवती हुई और उनका एक और बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रवि था। एक दिन रवि की तबीयत भी अचानक से खराब हो गई। मम्मी और पापा बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं पहले दो बेटों की तरह यह बेटा भी हमसे दूर ना हो जाए। वह जल्द ही दूसरे डॉक्टर के ले गई, लेकिन अब की बार भी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसको स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उसके दिमाग की नसें सूख गई हैं। उसका दिमाग बहुत कमज़ोर हो चुका था और वह चल फिरने के लायक भी नहीं रहा। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं हुआ है, बल्कि यह तो पैदाइशी ही विकलांग है, इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा। तो जैसा ही यह बात सुनकर टूट चुके थे। मगर एक डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं आपको एक राय देता हूँ कि आप दूसरा बच्चा करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपने पहले भी बताया था आपके दो बच्चे और पैदा होकर मर चुके हैं। अगर ऐसा ही लगातार बार बार होता रहा तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि किसी को तो औलाद ही नहीं होती, किसी को होती है तो जिंदा नहीं रहती, या कोई दिमागी परेशानी या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मी और पापा बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मी तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, सारा दिन बच्चों के साथ लगी रहती थी, उनका कोई होश नहीं था। उनके कपड़े कई कई दिनों तक मैल के हो जाया करते थे, मगर उनको कोई ख्याल नहीं होता। रवि जब 4 साल का हुआ तो अचानक मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी, तो मालूम हुआ कि फिर से बच्चे की माँ बनने वाली है, यानी चौथी बार वह गर्भवती थी। इस बार पापा बहुत ही सीरियस हो गए। उन्होंने वह बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, मगर मम्मी की जान को खतरा था और यूं मैं इस दुनिया में आ गई, वह भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों बेटों के खतरा था और मैं इस दुनिया में आ गई और यह भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों बेटों के साथ जो हादसे हुए थे, यह सब अपनी मौत मर चुके थे। मुझे इस प्रकार मेरी मम्मी पापा को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। मगर मम्मी अभी भी रवि के लिए बेचैन रहा करती थी और उनका हल पापा ने यह निकाला कि रवि को एक अनाथालय में भेज दिया जाए। पापा ने अनाथालय वालों को रकम दी थी और रवि की हर चीज़ की मुहैया करवाई थी। अपने खास नौकरों की भी रवि की देखभाल के लिए रखे थे, मगर मम्मी इस बात पर राजी नहीं थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था जब पापा ने ज़बरदस्ती रवि को वहां भिजवाया था, ताकि मुझ पर कोई रवि का गलत असर ना पड़ जाए। और अब इतने सालों बाद मम्मी रोज़ अपनी ममता से मजबूर होकर रवि से मिलने जाया करती थी, जहां वही चेयर पर बैठे हुए उनको देखते बहुत खुश हो जाया करते। मम्मी देर तक उनके पास बैठा करती और अपने हाथ से खाना खिलाती, मगर पापा अभी रवि को घर वापस लाने पर राजी नहीं हुए थे। कहीं मेरे दिमाग पर भी रवि का असर न पड़ जाए, वह मुझे इस बात का मालूम भी नहीं होना देना चाहते थे। मगर आज मैंने पूरा सच जान लिया था, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होती थी। और पापा इतने कठोर कैसे हो सकते थे, अपने बेटे को खुद से दूर रखते और कभी उनसे मिलने भी नहीं गए थे कि उनसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती थी। अब वह जवान हो गया था और मम्मी रोज़ उसके पास जाकर अपना मन हल्का कर लिया करती। वह बेचारी करती भी तो क्या, ईश्वर ने उनके तीनों बेटे दिए और दो इस दुनिया में नहीं रह पाए, लेकिन जो एक था वह भी उनसे दूर था। उसे मासूम की तो कुछ भी पता नहीं था। यह जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, वह मैं ही जानती हूँ। मैंने पापा से खिड़की बात की तो कल की बाई को यहाँ ले आएंगे। इतना सब कुछ होते हुए वह क्यों किसी अनाथालय में रहे, मैं सोच सोच कर रोई जा रही थी। और मेरी जिद पर मजबूर होकर दूसरे ही दिन पापा भाई को लेकर आ गए। मुझे भाई को देखकर बहुत खुशी हुई, मुझे उन पर टूटकर प्यार आ रहा था। मैंने देखा मम्मी के चेहरे से खुशी झलक रही थी। इतने सालों के बाद वह अपने जिगर के टुकड़े को अपने साथ लाई थी। अब हम माँ बेटी भाई का बहुत ख्याल रखते थे। भाई में कभी काफ़ी बदलाव आता रहा था। मैंने देखा वह अब पागल नहीं था, बस उनका दिमाग छोटा रह गया था। वह खुद को छोटा सा बच्चा समझता था और वह बातें भी किया करता था। धीरे धीरे हमने उनको चलाने की भी कोशिश की। कभी कभी तो ऐसी बातें करते किसी को भी आने में शर्म आ जाए। पापा भी बहुत खुश थे
मेरी रवि से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। रोज़ चॉकलेट लेकर आती और वह बहुत खुश होता। एक दिन मेरा भी रिश्ता आया। वह लड़का काफ़ी अच्छा था और उसका घर भी बहुत अच्छा था। यही सब देखकर मेरे पापा ने उमेश से मेरी शादी करवा दी। मैं उनको पाकर बहुत खुश थी। उमेश हर 4 महीने बाद अमेरिका से घर आया करता था। अब की बार भी उनको गए हुए 4 महीने हो गए थे और मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मगर आज जो डॉक्टर प्रभाकर ने मुझे बताया था, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि तुम माँ बनने वाली हो, मगर मेरे पेट में जो बच्चा है वह शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। 3 साल बाद मुझे यह खुशखबरी सुनने को मिली थी और वह भी दुखी। यह सब सुनकर मेरा सिर चकराने लग गया था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला। डॉक्टर साहब, मुझे तो पता ही नहीं चला, 4 महीने से गर्भवती हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। डॉक्टर ने तजुर्बा भी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि हौसला रखो, ऐसा होता ही है। कभी कभी तो आपका पहला बेबी है, आपको ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन आप परेशान मत हो, उसका हल है मेरे पास। वह मुझे तसल्ली देने लगे और बच्चा कर गिरा दीजिए। उनकी बात सुनकर तो मैं अचानक, यह सब आप क्या कह रही हैं? मैं डॉक्टर साहब से कहती रही, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। घर पहुँचकर मैं बहुत रोई। मैं उमेश को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया तो वह बहुत परेशान हो गई और मुझसे कहा कि किसी को बताए बिना मैं इस बच्चे को गिरवा दूं, वरना बहुत पछताओगी। मम्मी ने मुझे समझाया कि शायद उनका ही असर मुझ पर आ गया था, क्योंकि जब वह माँ बनने थी तब उनके दोनों बेटे किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन रवि भैया जो इस दुनिया में है, उनको जो परेशानी है, शायद उसी किस्म की परेशानी मेरे बच्चे को भी आ गई थी। मम्मी ने कहा, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, इस बच्चे को गिरवा दो। लेकिन मेरी बेटी के साथ भी हो रहा, लेकिन मैं जैसे ही मैंने अपने बच्चों को खोया है, ऐसे तुम देखो तो मम्मी की बात सुनकर मुझे शौक लग गया। मैंने मम्मी से पूछा, क्या आप मुझे कत्ल कर सकती हैं? तो वह परेशान होकर कहने लगी, है कैसी बातें कर रही हो, कोई माँ अपनी औलाद को कैसे कत्ल कर सकती है? तब हुआ अचानक खामोश हो गई। उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया था। माँ थी और कैसे अपनी औलाद को कत्ल कर सकती थी। मैंने ईश्वर पर भरोसा किया और मेरी मम्मी के बच्चों के साथ हुआ था वह उनका भाग्य था। अगर मेरे आने वाले बच्चों के भाग्य में ज़िंदगी लिखी होगी तो वह ज़रूर इस दुनिया में आकर जिएंगे। मैं दिन ब दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रहती। मेरी ज़ुबान पर बस हमेशा अपने बच्चों के जिगरे के लिए दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती, अपने बच्चे की सलामती की। और अब तो मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। मैंने उमेश को भी सब कुछ बता दिया, वह भी चुप हो गई। मैंने डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया और ना ही कोई अल्ट्रासाउंड करवाया। बस मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा था। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखा करते थे। जब मैंने 9 महीने बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। मेरा यकीन जीत लिया। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर प्रभाकर ने रिपोर्ट देखी और खुश होकर बताया कि यह तो चमत्कार हो गया। ईश्वर की कृपा से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने ईश्वर का बहुत शुक्रिया किया जिसने मुझे मायूस नहीं किया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।